हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस व्याख्यान में। आज का मेरा व्याख्यान फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 5th यूनिट इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है। विद्यार्थियों, स्कंद प्रबंधन को समझने के पहले हमें स्कंद का अर्थ समझ लेना अति आवश्यक है। तो हम समझते हैं स्कंद से क्या आशय है। स्कंद का आशय ऐसे माल से होता है जो किसी व्यावसायिक या औद्योगिक उपक्रम के द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य संचालन हेतु अपने पास रखा जाता है और जिसे रखने का उद्देश्य उसका विक्रय करना अथवा विक्रय के लिए उत्पादित की जाने वाली वस्तु या सेवा के निर्माण में उसका उपभोग करना होता है। स्कंद में ऐसे समस्त माल को शामिल किया जाता है जिसकी प्रकृति स्थायी नहीं होती है। अब हम देखते हैं स्कंद का वर्गीकरण। सामान्यतः किसी उपक्रम के स्कंद को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, कच्चे माल का स्कंद, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल के स्कंद से आश्रय ऐसे माल से होता है जिसके आधार पर निर्मित माल तैयार किया जाता है, जैसे कि सूती मिल के लिए रुई और सिगरेट मिल के लिए तंबाकू, चीनी मिल के लिए गन्ना, तेल उत्पादन कंपनी के लिए सोयाबीन कच्चा माल होगी। तो ये कच्चे माल का स्टॉक होगा। दूसरा प्रकार होता है निर्माणाधीन या अर्धनिर्मित माल का स्कंद। इसे हम क्रियमाण कार्य भी बोलते हैं, चालू कार्य भी बोलते हैं। यहाँ पर निर्माणाधीन कार्य के स्कंद से आश्रय ऐसे माल से होता है जो उत्पादन प्रक्रिया अधीन है, अर्थात जो कच्चा माल नहीं है, उस पर कोई उत्पादन प्रक्रिया कर दी गई है, अर्धनिर्मित अवस्था में है, लेकिन अभी निर्मित माल के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग में सूत कह सकते हैं और चीनी मिल में गन्ने का रस निकाल लिया गया है। उसी प्रकार तेल उत्पादन कंपनी में सोयाबीन से सोयाबीन का लिक्विड यानी तरल पदार्थ निकाल लिया गया है। यहाँ माल अर्धनिर्मित अवस्था में है, इसलिए इसे निर्माणाधीन या अर्धनिर्मित माल का स्कंद कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है निर्मित माल का स्कंद या तैयार माल का स्कंद, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पर ऐसे माल से आश्रय होता है जो माल तैयार हो गया है, जो निर्मित अवस्था में पहुँच गया है और जो उपभोग के लिए तैयार हो गया है। जैसे सूती मिल के लिए कपड़ा बन के तैयार हो गया है या चीनी मिल में चीनी बनकर तैयार हो गई है। तो या तेल उत्पादन कंपनी में जो रिफाइंड ऑयल बन के तैयार हो गया है, ये कहलाएगा निर्मित माल का स्कंद। और चौथा प्रकार होता है अन्य माल का स्कंद, इन्वेंट्री ऑफ अदर गुड्स। अन्य माल के स्कंद से आश्रय ऐसे समस्त माल से है जिसकी प्रकृति स्थायी नहीं होती है और जो उपर्युक्त तीनों कच्चे माल का स्कंद, अर्धनिर्मित या निर्माणाधीन माल के स्कंद या निर्मित माल के स्कंद में शामिल नहीं है। जैसे कि ईंधन, तेल, कोयला, लुब्रिकेटिंग ऑयल या अन्य प्रयोग में आने वाला माल से आश्रय होता है। स्कंद से आश्रय एवं स्कंद के वर्गीकरण को जानने के पश्चात अब हमें यह जानना है कि स्कंद प्रबंधन किसे कहते हैं, स्कंद प्रबंधन से क्या आश्रय है। तो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्कंद प्रबंध से आश्रय स्कंद के अनुकूलतम आकार का नियोजन, विभिन्न नियंत्रण तकनीकों के आधार पर सामग्री की उचित देखभाल, संगठन व समन्वय से होता है। इसके अंतर्गत उचित गुणवत्ता वाली सामग्री का न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम स्तर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि संस्था के लाभार्जन क्षमता और संपत्तियों को अधिकतम किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय क्रियाओं व सिद्धांतों के आधार पर स्कंद क्रिया का सुसंपादन ही स्कंद प्रबंध कहलाता है। अब हम देखते हैं स्कंद प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
किसी भी संस्था के द्वारा स्कंद प्रबंधन के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हैं अपनी संस्था में स्कंद का पर्याप्त स्टॉक स्तर बनाए रखना, अर्थात अपने उपक्रम में स्कंद विहीनता की स्थिति से बचना, तथा दूसरा स्कंद में विनियोजित राशि अत्यधिक ना हो उससे बचना, अर्थात स्कंद की वहन लागतों को न्यून करना। किसी संस्था के द्वारा स्कंद प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, उपक्रमों का स्कंद में विनियोजन को न्यून करना। संस्था अपने संस्था में स्कंद में विनियोजित राशि को कम से कम रखना चाहती है। नंबर 2, स्कंद की वहन लागत को न्यून करना। नंबर 3, स्कंद के असामान्य क्षयों तथा चोरी को रोकना। नंबर 4, स्कंद विहीनता से बचना और सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना। नंबर 5, सामग्री के क्रय में मितव्ययिता लाना, अर्थात कम से कम कीमत पर सामग्री को क्रय करना। नंबर 6, ग्राहकों को श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करना। नंबर 7, सामग्री के कम प्रयोग में आने वाली तथा अप्रचलित मदों को स्पष्टतः प्रकट करना। और नंबर 8, सही समय पर अच्छी किस्म की पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराकर संस्था की निर्माण कुशलता में वृद्धि लाना स्कंद प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब हम समझते हैं स्कंद के आकार को निर्धारित करने वाले तत्व, फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ इन्वेंट्री। किसी उपक्रम में कितनी मात्रा में माल का स्टॉक रखा जाए, इस प्रश्न का कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो सभी उपक्रमों में सर्वमान्य हो। स्कंद का आकार बहुत कुछ व्यवसाय की प्रकृति तथा उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत उपक्रम कार्य करता है, अर्थात अनेक तत्वों से यह प्रभावित होता है। स्कंद के आकार को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चे माल की प्रकृति। यदि संस्था द्वारा निर्मित उत्पाद से संबंधित कच्चा माल किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होता है, जबकि संस्था उसका प्रयोग वर्ष पर्यंत किया करती है, तो उस माल को अधिक मात्रा में क्रय करके रख लिया जाता है। इसके विपरीत कुछ उद्योगों को कच्चा माल वर्ष पर्यंत उपलब्ध होता है, जबकि इसके निर्मित उत्पादों की मांग एक विशेष मौसम में ही होती है, तो ऐसे माल की खरीदी उन्हीं महीनों में की जाएगी जबकि उत्पाद की बाज़ार में मांग अधिक होगी। नंबर 2, बड़े पैमाने पर क्रय की मितव्ययिताएँ। यदि बड़े पैमाने पर माल का क्रय करने से होने वाली बचत की मात्रा उसके रखरखाव एवं देख रेख पर होने वाले व्यय से अधिक है, तो ऐसी दशा में उपक्रम या संस्था कच्चे माल का अधिक स्टॉक रखना चाहेगी। यह मितव्ययिता विशेष रियायती मूल्य के कारण, अधिक छूट प्राप्त होने के कारण, परिवहन व्यय में बचत के कारण, भुगतान की आसान शर्तों आदि के कारण से प्राप्त हो सकती है। नंबर 3, ऋण सुविधाएं तथा उसकी लागत। कच्चे माल की खरीद प्रायः देय बिलों के आधार पर की जाती है और ऐसे देय बिलों का भुगतान परिपक्वता अवधि पर किया जाता है। कच्चे माल की जमानत पर प्रायः बैंक अल्पकालीन ऋण सुविधाएं देते हैं। उन पर देय ब्याज की मात्रा यदि तत्काल खरीदे जाने वाले और भविष्य में खरीदे जाने वाले माल के मूल्यों के अंतर को देखते हुए संतोषजनक होती है, तो प्रायः कच्चे माल के स्टॉक को बढ़ा लिया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धि में लगने वाला समय तत्व स्कंद के
आकार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। यह समय तत्व 3 प्रकार का है। नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धि में लगने वाला समय। नंबर 2, उत्पादन की प्रक्रिया में लगने वाला समय। नंबर 3, निर्मित माल को विक्रयित होने में लगने वाला समय। यदि यह समय अवधि लंबी है अर्थात अधिक है तो स्कंद का आकार अधिक होगा, अन्यथा स्कंद का आकार कम होगा। उदाहरण के लिए, अगर उपकरण के कच्चे माल की मंडी समीप स्थित है और कम समय में ही कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है तो केवल 2-4 दिन के लिए उत्पादन के लिए कच्चा माल ही स्कंद में रखा जाता है और स्कंद का आकार कम हो जाता है। नंबर 5, मूल स्तर में उच्चावचन अर्थात मूल स्तर में परिवर्तन। यदि निकट भविष्य में स्कंद के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो तो फर्म अधिक सामग्री खरीदकर संग्रहण करेगी। फलस्वरूप स्टॉक में विनियोजन और स्टॉक का आकार बढ़ जाएगा। यदि मूल स्तर में गिरावट की संभावना होने पर भंडार में माल रखने की प्रवृत्ति छोड़ने की स्थिति होती है और स्टॉक में विनियोजन और स्टॉक का आकार कम हो जाता है। नंबर 6, आपूर्ति की दशाएं। यदि कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति निर्विवाद ढंग से होती रहती है तो कम स्टॉक रखने के कारण स्कंद का आकार कम होगा, जबकि उपक्रम के प्रबंधकों को यह आभास होता है कि कच्चे माल के आयात व आपूर्ति पर प्रतिबंध लगने की संभावना है तो स्कंद में विनियोजन और उसका आकार अधिक हो जाएगा। नंबर 7, बिक्री की मात्रा। अगर किसी फर्म के विक्रय की मात्रा लघु है तो निर्मित माल का भंडार भी कम होगा। इसके विपरीत बड़े आकार की बिक्री वाली फर्मों के निर्मित माल के स्कंद का आकार अधिक होगा। यहाँ नंबर 8, अन्य तत्व। स्कंद के आकार को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व हैं। नंबर 1, हड़ताल की आशंका, निर्मित माल का प्रस्तावित नियंत्रण या राशनिंग। नंबर 3, करों में वृद्धि की संभावना। नंबर 4, अच्छी या खराब फसल होने की उम्मीद। नंबर 5, सरकारी नीतियों में परिवर्तन इत्यादि स्कंद के आकार को प्रभावित करने वाले घटक हैं। अब हम पढ़ते हैं स्कंद प्रबंधन की तकनीकें। टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सामान्यतः प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रबंधकीय सिद्धांतों के आधार पर स्कंद के क्षेत्र में संपादन ही स्कंद प्रबंधन कहलाता है। स्कंद प्रबंधन की तकनीकें या स्कंद को नियंत्रित करने की तकनीकें मुख्यतः निम्न हैं। नंबर 1, मितव्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नंबर 2, आवासा विश्लेषण, ABC एनालिसिस। नंबर 3, सामग्री स्तरों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल लेवल। अब हम इन्हें एक एक कर अच्छे से डिटेल में समझते हैं। स्कंद प्रबंध की पहली तकनीक है मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सामग्री क्रय करते समय सबसे बड़ी निर्णय समस्या यह आती है कि एक बार में कितनी सामग्री खरीदी जाए, क्योंकि यदि सामग्री की कम मात्रा खरीदी जाती है तो आदेश लागत अधिक आती है और जब सामग्री अधिक मात्रा में खरीदी जाती है तो वहन लागत अधिक आती है। अतः सामग्री क्रय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि दोनों लागतें अर्थात वहन लागत एवं आदेश लागत दोनों ही न्यूनतम हो। उसी मात्रा को मितव्ययी आदेश मात्रा कहते हैं। मितव्ययी आदेश मात्रा को आर्थिक आदेश मात्रा भी कहते हैं। इस धारणा को सर्वप्रथम 1915 में श्री F.S. हैरिस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह क्रय आदेश की वह मात्रा है जहां सामग्री की कुल आदेश लागत, टोटल ऑर्डर कॉस्ट
तथा कुल वहन लागत टोटल कैरिंग कॉस्ट प्रत्येक एक दूसरे के बराबर होती है और दोनों लागतों का जोड़ न्यूनतम होता है, अर्थात सामग्री की कुल क्रय लागत न्यूनतम होती है। मितव्ययी आदेश मात्रा निम्नांकित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, अर्थात मितव्ययी आदेश मात्रा को निकालने के लिए निम्न फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय CO डिवाइडेड बाय CC और CH, जहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, इकाइयों में वार्षिक उपभोग, CO कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पर ऑर्डर और नॉन कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आदेश देने की प्रति आदेश लागत अथवा अवहन लागत प्रति आदेश, CC और CH एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, प्रति इकाई वार्षिक वहन लागत अर्थात वहन लागत प्रतिशत मल्टीप्लाई बाय प्रति इकाई का मूल्य। इस प्रकार इस फार्मूले को प्रयोग कर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मितव्ययी आदेश मात्रा ज्ञात की जा सकती है। मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना करने की विधि को निम्नांकित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यह उदाहरण साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, जिसके लेखक ML अग्रवाल हैं, उनसे लिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न सूचना से मितव्ययी आदेश मात्रा तथा वर्ष में किए जाने वाले आदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन द ईयर। वार्षिक उपभोग एनुअल कंजम्पशन 4000 यूनिट, क्रय करने की प्रति आदेश लागत बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60 रुपीज़, प्रति इकाई का मूल्य प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़, गोदाम व वहन लागत औसत सामग्री की प्रतिशत के आधार पर, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज 3। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए यदि हम देखें तो आर रिक्वायरमेंट जो है वो 4000 यूनिट है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 60 रुपीज़ है, CC कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 3 रुपये है। फार्मूला हमारा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय CO डिवाइडेड बाय CC। वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा। R एनुअल रिक्वायरमेंट जो है 4000 है, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट 60 रुपीज़ है और कैरिंग कॉस्ट 3 है। इसको सॉल्व करने पर 16000 आएगा और रूट वैल्यू ऑफ 16400 यूनिट होगी, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक बार में कितनी इकाई खरीदना चाहिए, वो है 400 इकाई। अब हमें साल भर में 4000 इकाई खरीदना है और एक बार में यदि हम 400 इकाई खरीदते हैं तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर इन दी ईयर कितने होंगे, तो उसे निकालने का फार्मूला है R डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट। तो यहाँ पर 4000 यूनिट खरीदनी है और एक बार में यदि हम 400 यूनिट खरीदेंगे तो 4000 डिवाइडेड बाय 400 करने पर 10 ऑर्डर्स आएगा। इसका मतलब ये है कि हम 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे 400 यूनिट के और इस प्रकार वर्ष में हम 4000 इकाइयाँ खरीद लेंगे। तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हुई 400 यूनिट और नंबर ऑफ़ ऑर्डर हुए यहाँ पर 10 ऑर्डर। मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा को विश्लेषण को रेखाचित्र या ग्राफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि आदेश लागत व वहन लागत को वक्र ग्राफ पर उनके मूल्यों सहित चिन्हित किया जाए तो प्रत्येक वक्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ता है। अतः जहाँ पर यह दोनों वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु मितव्ययी आदेश बिंदु इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। चित्र से स्पष्ट है कि स्कंद रखने की लागत तथा आदेश देने की लागत में विपरीत संबंध है। जैसे जैसे आदेश का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्कंद रखने की लागत ऊंची उठती जाती है। दूसरी ओर आदेश देने की लागत रेखा घटती जाती है। कुल स्कंद रेखा प्रारंभ में नीचे गिरती है
तथा एक बिंदु के बाद ऊपर उठने लगती है। जिस बिंदु पर स्कंद रखने की लागत व आदेश देने की लागत एक दूसरे को काटते हैं, वह बिंदु इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बिंदु होगा। इस बिंदु पर कुल स्कंद लागत भी न्यूनतम होती है, जो चित्र से स्पष्ट है। अर्थात उस बिंदु के बाद कुल स्कंद लागत रेखा ऊपर की ओर उठने लग जाती है। स्कंद प्रबंध की दूसरी तकनीक है आभासा विश्लेषण, ABC एनालिसिस। ABC विश्लेषण तकनीक का पूरा नाम ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल है। संस्था के स्कंद में बहुत सारी मदें होती हैं एवं सब अलग अलग किस्म व स्वभाव की होती हैं। जैसे कुछ मदें मात्रा में कम होती हैं तो कुछ मदें अधिक होती हैं। कुछ मदों का प्रयोग बार बार होता है तो कुछ मदों का प्रयोग कभी कभी होता है। इसी प्रकार कुछ मदें नाजुक प्रकृति की होती हैं तो कुछ मदें गैर नाजुक प्रकृति की होती हैं। इन सभी मदों का वर्गीकरण ABC तकनीक के अंतर्गत उनकी महत्वता के आधार पर होता है, जिन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। A सर्वाधिक उपभोग मूल्य वाली वस्तुएं, B मध्य स्तरीय उपभोग वाली वस्तुएं, C कम उपभोग मूल्य वाली वस्तुएं। ABC विश्लेषण में तीनों वर्गों में सामग्री का वर्गीकरण संस्था द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर किया जाता है, लेकिन सामान्यतः इस नीति में वर्गीकरण के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं। A श्रेणी, इस श्रेणी में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनकी कुल सामग्री की संख्या या मात्रा की 5% से 10% तक होती है एवं जिनका कुल उपभोग मूल्य का प्रतिशत 10% से 75% तक होता है। श्रेणी B, इस श्रेणी में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या कुल सामग्री की संख्या का 20% से 25% तक होता है एवं जिनकी कुल उपभोग मूल्य का प्रतिशत 15% से 20% तक होता है। श्रेणी C, इस श्रेणी में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या कुल सामग्री की संख्या का 70% से 75% तक होती है एवं जिनका कुल उपभोग मूल्य 5% से 10% तक होता है। इस प्रकार आभासा विश्लेषण में सामग्री उपभोग मूल्य के उपयुक्त स्तरों के अनुसार ही नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है। A श्रेणी की वस्तुओं पर कठोर नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है। B श्रेणी की वस्तुओं पर मध्य स्तरीय नियंत्रण की नीति का पालन किया जाता है एवं C श्रेणी की वस्तुओं पर सामान्य नियंत्रण की नीति का पालन किया जाता है। इस प्रकार इस तकनीक के आधार पर प्रबंध का यह सामान्य सिद्धांत है कि पाउंड की चिंता कीजिए, पैनी अपनी रक्षा स्वयं करेगी। स्कंद नियंत्रण की तीसरी तकनीक है सामग्री की सीमाओं व स्तरों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट एंड लेवल ऑफ मटेरियल। मितव्ययी आदेश मात्रा के निर्धारण कर लेने के पश्चात दूसरा प्रमुख प्रश्न यह होता है कि सामग्री क्रय करने के लिए आदेश कब दिया जाए, अर्थात स्टॉक में कितनी मात्रा शेष बचने पर क्रय का आदेश दिया जाना चाहिए। अतः सामग्री के विभिन्न स्तर जैसे अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर, आदेश स्तर, औसत स्टॉक स्तर आदि का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। सामग्री स्तरों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामग्री का ना तो अति भंडारण हो और ना ही न्यून भंडारण हो। इस प्रकार सामग्री की सीमाओं व स्तरों के निर्धारण से सामग्री विनियोग का अनुकूलतम स्तर बनाए रखा जाता है। सामग्री की सीमाओं व स्तरों का निर्धारण करते समय निम्नांकित फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हम क्रमशः समझते हैं। नंबर 1, जब हम पुनः आदेश स्तर रीऑर्डर लेवल काउंट करते हैं तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं पुनः आदेश स्तर बराबर
अधिकतम उपभोग गुणा पुनः आदेश की अधिकतम अवधि। इंग्लिश में रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इस प्रकार हम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। नंबर दूसरा, न्यूनतम स्तर मिनिमम ऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए न्यूनतम स्तर बराबर पुनः आदेश स्तर में से माइनस कर देंगे सामान्य उपभोग की दर गुणा सामान्य पुनः आदेश अवधि। मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नंबर थर्ड, अधिकतम स्तर मैक्सिमम लेवल कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। अधिकतम स्तर इक्वल टू पुनः आदेश स्तर प्लस पुनः आदेश मात्रा माइनस न्यूनतम उपभोग की दर गुणा न्यूनतम पुनः आदेश अवधि। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नंबर फोर्थ, संकट स्तर डेंजर लेवल। खतरे का स्तर कैलकुलेट करने के लिए उपभोग की न्यूनतम दर में गुणा कर देंगे पुनः आदेश की न्यूनतम अवधि का। डेंजर लेवल इक्वल टू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और नंबर पाँचवा, औसत स्टॉक स्तर एवरेज स्टॉक लेवल। औसत स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम स्टॉक की सीमा प्लस न्यूनतम स्टॉक सीमा डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है।